हूँ जैसलमेर में और ये जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों बाइक को आज हो चुके हैं पूरे 40,000 किलोमीटर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन दोस्तों, रिव्यू में दिखाना भूल गया मैं। अभी मैं जैसलमेर पहुंचा नहीं हूँ। वो देखो जैसलमेर गोविंदगढ़, और ये हो गए पूरे 40,014 किलोमीटर, 40,014। चलो रिव्यू कंटिन्यू करते हैं फिर। मोस्टली 40,000 किलोमीटर में ये लगभग 30,000 तो ये हाईवेज और बाहर ही चली है, 8-10,000 ये सिटी में चली होगी, 10 से 15,000। हाँ थैंक यू। तो 40,000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मेरा रिव्यू, मेरा फीडबैक अबाउट ड्यूक 390 BS6 Gen 2 वर्जन। जो ड्यूक 390 लेना चाहते हो उनके लिए है वीडियो। 3 लाख रुपए बाइक पे स्पेंड करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा फैमिली मेम्बर्स को, अपने आप को सबसे पहले, कि भाई जस्टिफाइड है भी या नहीं। 3 लाख, कुछ ही टाइम पहले मैंने 4 व्हीलर लिया था, तो 3 लाख की बाइक लेना मुझे जस्टिफाई नहीं हो रहा था अंदर से। मैंने कभी महंगी बाइक ओन नहीं करी, ये पहला है। ये दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपेंसिव बाइक। इससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर और डिस्कवर थी, डिस्कवर 125। जो मैक्सिमम मैंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस बाइक चलाई थी वो थी पल्सर। लेकिन इसकी बीच की शुरुआत जैसलमेर से ही हुई थी। 2016 में रोड ट्रिप, पहले मैं रोड ट्रिप किया करता था रोडवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो मैं रोड ट्रिप पे था राजस्थान की, सेम रूट जो मैं अभी आज राजस्थान में कवर कर रहा हूँ वही मैंने 2016 में किया था। पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उस टाइम जब मैं जैसलमेर पहुंचा ट्रेन और बसेस और रोडवेज के उससे होते हुए, तो जैसलमेर में आने के बाद मुझे पता चला कि सैम सैंड ड्यून्स जाने के लिए बाइक लेनी पड़ती है या टैक्सी लेनी पड़ती है। तब मैंने पहली बार डिसाइड किया कि चलो यार एक बाइक चला के देखते हैं हाईवे पे। मैंने कभी इससे पहले हाईवे बाइक राइड करी ही नहीं थी। फिर मैंने वहाँ से एवेंजर ली 160। मेरे लिए वही बहुत थी। 220 मैं नहीं चलाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मैंने एवेंजर 160 ली और एवेंजर लेने के बाद मैं आया जैसलमेर, और जो वो 40 किलोमीटर है जैसलमेर और यहाँ से वो जो एक्सपीरियंस था ना, उसने सब कुछ ही बदल दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार एक अच्छी बाइक लेनी है, हाईवे राइड्स करनी है, एंजॉय करनी है। लकीली देखो घूमते फिरते आज 40,000 किलोमीटर बाइक होने वाला है। 20 किलोमीटर रह गए हार्डली। जैसलमेर पहुँचते पहुँचते हो ही जाएंगे पूरे, वो भी 40,000। तो जैसलमेर से जो ये क्षेत्र की शुरुआत हुई थी वो जैसलमेर में ही एक तरह से 40,000 पूरे हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है ड्यूक 390 का रिव्यू देने के लिए और इसका फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा पहला डिस्क्लेमर। आई एम नॉट ए राइडर, आई वॉज नॉट ए राइडर बट नाउ आई एम। तो जब मैंने बाइक परचेज़ की तब मैं राइडर नहीं था, मुझे बाइक राइड्स, लॉन्ग राइड्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरे 2 क्राइटेरिया थे, इनफैक्ट 3। पहला क्राइटेरिया ये था कि मेरे हाईवे राइड्स होनी है जो 30-40% रहेंगी, लेकिन मेरी 50-60% राइड्स जो हैं वो रहेंगी सिटी राइड्स। नंबर 2 क्राइटेरिया, मुझे गुड लुकिंग बाइक चाहिए थी। ऑब्वियसली इससे बढ़िया नेकेड बाइक मुझे नहीं लगता निंजा भी होती है। बस ये अगर 700-800 सीसी में आने लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है। KTM मुझे बिल्कुल पसंद थी, बीस्ट लगती है देखने में, बिल्कुल यूनिक डिफरेंट बाइक है, कोई इसके स्टाइलिंग से मैच नहीं करती कोई भी बाइक मार्केट में। तीसरी जो क्राइटेरिया था वो था मेरा ईजी टू मेंटेन। तो कावासाकी में भी 300 आती थी, कावासाकी निंजा 300 उस टाइम भी आती थी और ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ब्रैकेट्स में थे दोनों। फिलहाल GST नॉर्म्स की वजह से ये महंगी हो गई है, वो सस्ती हो गई है। अजीब बात है ना, 2 सिलेंडर इज चीपर देन अ सिंगल सिलेंडर, तो वो सस्ती हो गई है। बट उस टाइम ऑलमोस्ट, बल्कि निंजा 300 थोड़ी महंगी थी। ईजी टू ओन, ईजी टू मेंटेन। फेयरिंग वाली बाइक मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो गिर जाएगी तो टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ये तीसरा फिल्टर था। अभी वेदर ठीक है, धूप दिन में तो तेज़ हो ही जाएगी। दोस्तों ये परफॉर्मेंस बाइक्स डेफिनेटली महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, पार्ट्स महंगे होते हैं। बट KTM बजाज की कंपनी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं चक्कन प्लांट में, तो इसकी पार्ट्स जो हैं वो सस्ते होते हैं रिलेटिवली कावासाकी, होंडा, अदर कंपनीज। मेंटेनेंस के हिसाब से 2,500 के अंदर इसका हो जाता है। ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, ब्रेक पैड्स भी चीपर हैं, क्लच केबल सब सस्ती हैं। क्लच केबल मैं हमेशा कैरी करता हूँ अपनी लॉन्ग राइड्स। कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो रिलेटिवली चीपर हैं परफॉर्मेंस बाइक्स के हिसाब से। और भाई बीच तो ये है ही है, 390 जिन्होंने भी चलाई है उनको पता है कि 0 to 100 भाई सिटी में ना, मैं जिसको गारंटेड कह सकता हूँ कि अच्छी से अच्छी 500-600 सीसी बाइक्स भी ना 0 to 100 सिटी में ड्यूक को नहीं पकड़ सकती अगर लोडेड नहीं है। मतलब सिंगल पर्सन मेरे जैसा 70-80 किलो का बंदा चला रहा है, आई एम 70 kg, 78 हो गया था, अभी 70 हो गया हूँ, घटा लिया वजन। 70-72 किलो 75 किलो का बंदा इसको चलाता है तो भाई नहीं पकड़ सकती इसे कोई भी। 400-500 सीसी अब अप्रीलिया आई है, बट अगेन उसकी मैं ओनरशिप क्या है, कितनी पड़ेगी वो आगे पता चलेगा लोगों को, अभी नई है। इसके साथ वो इशू नहीं है, पुरानी हो गई है।
अभी ये सब जगह मेंटेन हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। बाइक देखो आप कोई भी लोगे, चाहे आप 20 लाख रुपए की बाइक ले लो, चाहे आप 1.5 लाख रुपए की बाइक लो, बाइक में कस्टमाइजेशन करने पड़ते हैं, अपने हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ती है। तो मॉडिफिकेशन के लिए मैंने इसमें क्या क्या किया हुआ है वो देख लो आप। बेयर बोन बाइक रखी हुई है मैंने, सिर्फ टॉप बॉक्स लगा है इसमें। टॉप बॉक्स के लिए मुझे ये लेना पड़ा टॉप रैक, और कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, साइलेंसर में सेम यूज़ कर रहा हूँ। एक ये मॉडिफिकेशन है मैड डॉग की लाइट्स, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है, आप भी देख लो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए। मैड डॉग की लाइट्स के बारे में आपको एक क्विक टिप देना चाहता हूँ। मैड डॉग की लाइट्स भाई 80 वाट्स में भी आती है, 30 वाट्स में भी आती है, 20 वाट्स के पेयर हैं। 30 वाट्स में नहीं आती, 40 वाट्स में आती है, 20 वाट्स के पेयर। जो स्मॉलर सीसी बाइक्स होती हैं उनके इंजन की एक कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से वो ज़्यादा थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाटेज जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के लिए। इलेक्ट्रिकल्स जो है वो पूरा यूज़ नहीं करते, कुछ हमारे पास हेडरूम होता है, उसमें हमें अपनी हेडलाइट्स फॉग लाइट्स उसी रेंज में लगानी होती है। आप 80 वाट्स की भी लगा सकते हो, आप 120 वाट्स भी लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो इलेक्ट्रिकल्स पे लोड डालने लगती हैं, समझ रहे हो ना आप। अगर हमारे पास जैसे 100 वाट्स की कैपेसिटी थी, हमारे इलेक्ट्रिकल जो बाइक के इलेक्ट्रिकल्स हैं वो अगर 40 वाट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम 30-40 वाट्स की लगानी है, ताकि 10-20 वाट का हेडरूम रहे। लोग क्या करते हैं, इसमें भी मैंने देखा है 80 वाट्स लगा लेते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसके पास सिर्फ 30 वाट्स का ही हेडरूम होता है। 40 वाट्स की मैंने लगाई है, वो भी थोड़ी ज़्यादा ही है, बट उससे कम मिल नहीं रही थी, तो ये ऑप्शन था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगाओगे इलेक्ट्रिकल्स पे लोड पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल फेल हो जाएंगे। सेटअप है नेकेड बाइक्स के हिसाब से, इस तरह मेरा सेटअप बनता है। ये मैंने देख ही सकते हो आप, टैंक बैग लिया हुआ है, और ये बैग, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है दोस्तों। ये वायटेरा का क्लॉ प्रो बैग है, आप ध्यान रखना, वायटेरा में कई रेंज आती हैं, वायटेरा प्रो, वायटेरा क्लॉ। तो ये वायटेरा क्लॉ प्रो बैग है, 7,000 के आसपास लिया था मैंने। कभी रेंज में 6,000 का मिल जाता है, कभी 8,000 का हो जाता है, तो उस हिसाब से देख लेना। इस बैग का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ। लिंक्स कैसा है ये बैग, ये वीडियो में आप देख लेना। इसकी मेन जो खास बात है, आप देखो इसकी शेप देखो, मेरे पास सीट पूरी अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये बहुत सोच समझ के बैग लिया। बाकी बैग जो है चौड़े होते हैं, तो वो सीट के आगे तक आ जाते हैं। अभी मैं इसमें ये बंजी कॉर्ड ले रखी है मैंने, ये बंजी कॉर्ड लगा के इसको सिंपली इसके यहाँ पे टाइट कर दूंगा, और ये बैग पूरा ही पीछे हो जाएगा, मेरे पास पूरी सीट अवेलेबल रहेगी। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि बैठ के कैसे दिखती है बाइक। तो दोस्तों ये है ड्यूक का मेरा सिटिंग पोस्चर। आप देखो मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। नेकेड बाइक्स लोग कहते हैं ऐसी होती है वैसी होती है, नहीं भाई, मैंने इसमें 1/2 इंच 1 इंच के हैंडल राइजर लगाए, और बाइक मेरी देखो आप, सिटिंग पोस्चर ये मेरा फुट है, और ये मेरा सिटिंग पोस्चर है। जो आजकल ADV बाइक्स आ रही हैं उसके जैसा मेरा सिटिंग पोस्चर हो गया। मैंने इसका प्रीलोड कर रखा है, रियर शॉकर को थोड़ा सा नीचे हो जाता है लोड होने के बाद, बट स्टिल मेरा पोस्चर देखो आप एकदम बढ़िया है। और जब मैं थोड़ा सा और रेस्ट चाहिए होता है, तो मैं अपना हाथ यूँ रख लेता हूँ बैक के ऊपर, और रेस्ट मिल जाता है। नई वाली जो ड्यूक आ रही है उसमें भाई क्रूज़ कंट्रोलर है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मेरा ये हाथ स्टिल एंगेज रहता है रेस के लिए, तो उसमें अगर क्रूज़ कंट्रोल लगा के मैं इस हाथ को भी रेस्ट इस तरह से दे पाऊँगा। तो ये है दोस्तों बाइक का सिटिंग पोस्चर, नेकेड बाइक का। ADV बाइक्स में और ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ जाते हो आप। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक PUG की विंड स्क्रीन लगा रखी थी, जो विंड स्क्रीन काफ़ी हेल्प करती थी, बट प्रॉब्लम ये है, अगेन मेड इन चाइना जो हेड स्क्रीन्स आती हैं ये सारी मेड इन चाइना ही आती है, उनके ब्रेसेस की क्वालिटी बहुत लो है। तो क्वालिटी लो होने की वजह से जो ड्यूक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बेटे जो ड्यूक की पहली बड़ी प्रॉब्लम है वो है वाइब्रेशंस। तो जो वाइब्रेशंस की वजह से ब्रैकेट्स जो हैं वो मेटल फटीक, बार बार अगर आप किसी मेटल को ऐसे ऐसे मुड़ते हो ना तो टूट जाती है। तो वही चीज़ हुआ उस विंड स्क्रीन के साथ। विंड स्क्रीन अच्छा काम करती थी, बट मेटल फटीक की वजह से उसके ब्रेसेस टूट गए, और फिर वो मिल नहीं रहे, दिक्कत ही हो गई। तो मैंने हटा दी, लेकिन भाई हटाने के बाद मेरे को ठीक लग रहा है, कोई इशू नहीं होता। टैंक बैग देखो आप, इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये मेरी चेस्ट पे, तो मेरे यहाँ पे विंड लगती है, यहाँ नहीं लगती। और 90 पे आप चलोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, ज़्यादा हवा का कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आता। प्लस मेरे को जो विदाउट विंड स्क्रीन व्यू अच्छा लगता है, जो कैमरे में जो वीडियोज़ आप देखते हो, मैं इसीलिए रिलक्टेंट हूँ, मैं इसीलिए ADV बाइक लेना नहीं चाहता, क्योंकि सभी ADV बाइक्स का पोस्चर ऐसा है कि भाई आधी स्क्रीन तो सड़क जो है ना पूरी, वो तो आप देखो जितने भी चैनल, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी, मैं उनके सबके वीडियोस देखोगे अगर आप, तो सबके जो हैं, आप वीडियो तो दिखता नहीं भाई, आधी पे तो इतना बड़ा वो लगा रहता है, फिर स्क्रीन लगा लेते हैं। क्यों करते हो भाई, मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगा। मैं इसीलिए ADV बाइक्स
लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा पर्पज़ भाई व्लॉग्स का भी है, घूमने का भी है, व्लॉगिंग का भी है। तो एडीवी बाइक्स का जो इतना बड़ा वो सामने स्क्रीन लग के आ रही हैं, इतनी बड़ी विंड स्क्रीन और देन बड़े बड़े पैनल्स, उसकी वजह से व्यूअर्स जो आप लोग, आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, आप लोगों को पूरा व्यू दिखता नहीं है। तो वो एक मेजर ड्रॉबैक है, इसलिए मैंने एडीवी बाइक्स पे अपग्रेड फ़िलहाल नहीं किया है। तो मैं मेरी बाइक ये पूरे कवर करती है। आपने देखा मैंने कन्याकुमारी किया हुआ है, मैंने लद्दाख किया हुआ है, मल्टीपल टाइम स्पीति किया हुआ है, दिल्ली टू कन्याकुमारी टफेस्ट राइड है। लद्दाख उसका कुछ भी नहीं है। लद्दाख तो आजकल वैसे भी कुछ नहीं रह गया। स्पीति जो डिफ़िकल्ट है, मनाली से अगर आप जाओगे स्पीति की तरफ वो डिफ़िकल्ट है, बट दिल्ली कन्याकुमारी के आगे वो भी कुछ नहीं है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है। वो मैंने किया हुआ है, इसी ड्यूक पे किया हुआ है और ईजिली किया हुआ है, मुझे कोई मेजर इशू नहीं हुए, मेजर कोई बैक पेन, शोल्डर पेन ये सब ज़्यादा मेजर हुए नहीं। सीट को मैंने थोड़ा कुशन लगा रखा है, तो उसके दो ऑप्शन है, एयर जेल शीट ले सकते हो आप, कुशन शीट ले सकते हो, कुशन लगवा सकते हो, वो भी आपका इशू सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसकी सीट कंपनी फिटेड सीट थोड़ी हार्ड है। अगला जो टॉपिक है वो है फ्यूल इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है हमारे यहाँ। गर्मी लग रही है, इसको क्या उतार दे, थोड़ा सा उतार देते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल इकोनॉमी। तो दोस्तों मेरी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी जब मैंने ली थी तब 30+ आती थी, 31, 32 हाईवेज पे इजीली टच करती थी। फिलहाल बाइक पुरानी होती जा रही है और देखो अभी लोडेड है, कितनी लोडेड है, इसमें भी सामान है, इसमें भी सामान है, उसमें भी सामान है। तो मुझे लगता है 40 kg सामान है इसके साथ। इसके साथ ये मुझे हाईवेज पे अगर मैं 90 to 100, 110, 90 से 110, 120 के बीच में रहता हूँ, जैसे थोड़ी बहुत 110 चला ली, थोड़ी बहुत 90, 100, मोस्टली मेरी एवरेज स्पीड में 90 मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे 100 रखनी पड़े या 110 चलानी पड़े। तो मेरी बाइक की एवरेज रहती है 27, एग्जैक्टली 26 से 28 के बीच में ही रहती है, क्योंकि थोड़ी पुरानी हो गई है। तो अभी भी ये 26 से ऊपर एवरेज देती है मुझे 40,000 चलने के बाद, 5 साल के बाद। तो दोस्तों एक और पॉइंट रहता है KTM की रिलायबिलिटी। मैं KTM सर्विस सेंटर से ही बाइक की सारी सर्विस हुई है आज तक। मैंने बाहर मैकेनिक से एक काम कराया था, वो भी उसने गड़बड़ कर दिया। वो आप दिल्ली टू कन्याकुमारी वाले व्लॉग में, इंदौर वाले व्लॉग में देख सकते हो क्या हुआ था। मेरा गोवा में इशू हो गया था मेजर, जो गोवा के KTM सर्विस सेंटर में फिक्स हुआ। मैंने बाहर से एक छोटा सा ही काम कराया था, चेन सेट कराई थी बस, उसकी वजह से इशू हो गया था। एनीवेज वापस पॉइंट पे आते हैं कि रिलायबिलिटी। तो दोस्तों मैं इंजन ओवरऑल के केसेस में KTM सर्विस सेंटर में मेरे को बताए गए, मैंने बंदे भी देखे जिनकी बाइक 30-40 हज़ार का खर्चा हुआ है। तो 30-40 हज़ार का खर्चे का मैंने 2 बंदों से पूछा और दोनों ने ही आफ्टर मार्केट कैन वाले एग्जॉस्ट लगा रखे थे। फिर मैंने जाके सर्विस सेंटर के बंदे से पूछा, मैंने भाई मेरी बाइक भी 40,000 होने वाली है, अभी तक तो कोई इशू आया नहीं, क्या इशू आएगा? उसने भी ये डायरेक्ट पूछा कि आपने एग्जॉस्ट लगाया था? मैंने कहा नहीं भाई एग्जॉस्ट नहीं लगाया। तो कह रहा फिर तो नहीं आना चाहिए, हमारे पास जो इतनी भी बाइक्स जिनमें इंजन ओवरऑल का इशू आता है उनमें सब ने लोगों ने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा रखे होते हैं, इसलिए आता है। क्योंकि मैंने तो एग्जॉस्ट लगाया नहीं कभी भी, इसलिए भी कि बाहर भी हाईवे राइड्स पे मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले और इनसे मैं झिकझिक करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस वालों से अननेसेसरी अपना टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि मुझे पहुंचना होता है अपने डेस्टिनेशन पे। 10, 20, 50 मिनट वेस्ट करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने स्टॉक ही रखा था, मेरे बेटे को चेंज करना था, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो इसको। तो फिलहाल अभी तक कोई मेजर इशू, मेजर ओवरऑल नहीं हुआ है। एक इशू आ गया, वो आपने देखा भी होगा, बाइक स्टार्ट करते टाइम जो बाइक की मोटर है वो आवाज़ कर रही है। स्टार्ट होने के बाद वो थोड़ी लॉन्ग कर की आवाज़ करती है। मैंने इसके लिए सर्विस सेंटर में बात की थी, तो उन्होंने कहा देखो आपकी BS6 बाइक की मोटर आती है 8,000 की। झटका लग गया मेरे को सुन के, 8,000 की। फिर उन्होंने खुद ही अल्टरनेट बताया कि हाँ सर आती तो 8,000 की है, लेकिन जो BS3 जो नया Gen 3 आई है उसकी मोटर भी इसमें लग जाएगी और उसकी मोटर है 3,000 की। मैंने ठीक है भाई, फिर वो तो ठीक है, फिर मैं अब फिलहाल वो चेंज कराना है मुझे, वो मैं करा लूँगा। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन पे वापस आते हैं। थोड़ा मैं बैक गया, मैं मेंटेनेंस की तरफ चला गया, वो भी आप जानना ही चाहते हो। कस्टमाइजेशन में बात आता है भाई साहब, सबसे पहले आता है सबसे जो मेजर कस्टमाइजेशन आपको बाइक पे करना चाहिए वो है टायर। तो दोस्तों ये है टायर इसका। अभी देखो अब ये टायर जो है इसके साथ ये लगा हुआ है। पहले मैंने इसमें कंपनी से मेटजलर आते थे, वो मेरे को मिले थे, बहुत ही ऑसम टायर थे, चिपक के चलते थे एकदम सड़क से। लेकिन उनकी भाई साहब एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि ज़रा सा भी पानी आते ही, स्लश आते ही वो एकदम ग्रिप छोड़ देते, ऐसे लगता था ग्रीज लग गई है, बिल्कुल स्लिप होने लगते थे। तो जब मैंने पहाड़ों में राइड की, जब मैंने स्लश में राइड की, तो मेटजलर की प्रॉब्लम पता चल गई। वो सिर्फ हाईवे के लिए गुड है, उन्हीं में ही काम आते हैं। वो 7-8 हज़ार ही चल पाए थे, ख़त्म हो गए थे। उनके साथ ये भी इशू है कि उनकी लाइफ काफ़ी कम है। हाईवे पे चलाते हो बहुत बढ़िया टायर है, लेकिन लाइफ कम है। उसके बाद मैंने लगाया अल्फ़ा H1 जो कि बहुत पॉपुलर टायर था और आज भी है,
वो भी स्पेसिफिकली हाईवे टायर ही है भाइयों। अगर आप अल्फा H1 का रिव्यू मैं बनाऊंगा, अल्फा H1 वर्सेस दिस, ये भी अपोलो का ही टायर है, ट्रैम्पलर XR ट्रैम्पलर XR टायर है। और इसमें देखो आप ट्रेड दिए हुए हैं इन्होंने, ये अपोलो ने स्पेसिफिकली नए टायर्स डिज़ाइन किए स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए, स्पोर्ट्स टूरिंग के लिए। ये टायर बहुत बढ़िया टायर है, इससे मैंने दिल्ली कन्याकुमारी की है। अभी ट्रेड देखो इसकी, ये टायर लगभग 9000 किलोमीटर चल चुका है और अभी भी टायर में अच्छा खासा दम है। तो लॉन्जिविटी इस टायर की देखो अब, रेड अभी अच्छा खासा है, मुझे लगता है अभी 5-7 हज़ार कहीं नहीं जाने वाला है। तो लॉन्जिविटी इस टायर की ठीक ठाक है, अच्छी है। प्लस ग्रिप वाइज ये टायर काफ़ी काम करता है, काफ़ी अच्छा टायर है। तो काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा पीछे, और इसलिए आ रहा है कि भाई कैंप है, ये लोग आते हैं, उनको देखना पड़ता है स्टाफ को, तो इसलिए थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं कर सकता कंट्रोल। तो ये था भाइयों टायर का, टेम्पलर XR टायर बहुत बढ़िया टायर है। रेत में भी देखो मैं चला पा रहा हूँ, पहले मुझे इतनी सी रेत में भी लाने में अपोलो H1 के साथ सोचना पड़ता था, फिसलते थे भाई, भयंकर फिसलते थे। लेकिन अगर रोड पे चला रहे हो आप, इवन बारिश में चला रहे हो, पानी में चला रहे हो, तो बहुत बढ़िया टायर है। आप चाहो तो ये वाला टायर ट्राई कर सकते हो, इसका मैं फुल डिटेल्ड रिव्यू डालूंगा। फिलहाल मेरे को ये पसंद आया, मैं नेक्स्ट चेंज में भी यही लगवाने वाला हूँ। ट्रैवल वीडियोस आप देख सकते हो, मेरे को बाइक ने कहीं भी मेजर एज सच इशू दिया नहीं है फिलहाल। अगर आएगा तो वो डेफिनेटली आपके साथ ब्लॉग के थ्रू शेयर हो ही जाएगा। मेंटेनेंस वाइज भी मेरा कोई मेजर इशू अभी तक आया नहीं, सब ठीक ठाक ही चल रहा है। जो वो भी आएगा अगर कोई मेजर मेंटेनेंस इशू, तो मैं व्लॉग के थ्रू शेयर करूँगा और फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये है ड्यूक 390 BS6 Gen 2 वर्जन। बढ़िया लगती है ना, अपील ही अलग है इस बाइक की। बिग बाइक वाला फील तो नहीं दे पाती, लेकिन कम भी नहीं लगती भाई। KTM। बाकी आपको अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उससे रिलेटेड या तो वीडियो के थ्रू या आपको कमेंट में रिप्लाई के थ्रू शेयर कर दूंगा। मेरा नाम है राम के, मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, फोटोग्राफी से रिलेटेड भी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान सीरीज़ ऑलरेडी आ गई है और गुजरात सीरीज़ आने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय।